नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सप्ताह का साक्षात्कार के साथ मैं प्रतुल जोशी एक बार फिर उपस्थित हूं और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एक ऐसी महिला जिन्होंने दुनिया का जो सबसे ठंडा स्थान है, जिसे हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं, यानी दक्षिणी ध्रुव, वहां की यात्रा की। वहां आप गई, जानी मानी पर्वतारोही हैं। इसके अलावा भी आप दुनिया के कई देशों में जा चुकी हैं और कई तरह के माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस में हिस्सा ले चुकी हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ हैं रीना कौशल धर्मशक्तु जी। रीना जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू जोशी जी, मैं बहुत खुश हूँ आपके कार्यक्रम में आकर के एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी जी। और हमारे सभी श्रोता इस समय बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि आज उनकी मुलाकात हो रही है एक ऐसी शख्सियत से जो कि अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर और एक ऐसी जगह आप गई कि जहां जाने के लिए ना तो पासपोर्ट चाहिए होता है, ना वीजा चाहिए होता है, लेकिन वहां जाना हर एक के बस की बात नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं अंटार्कटिका गई थी 2009-10 नवंबर दिसंबर 2009 और 2010 जनवरी। तो एक अद्भुत जगह है वो, और उधर किसी भी देश का नहीं है वो, और वहाँ पे माइनिंग अलाउड नहीं है और इस टाइप की एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। आर्मी के जैसे न्यूक्लियर और ये सब भी अलाउड नहीं है वहाँ पे कुछ करना। और इंडिया के भी और भी कई देशों ने एक बेस बना रखा है जहाँ पे की रिसर्च करते हैं, पीसफुल रिसर्च करते हैं। तो उस जगह जाना ही बहुत ही मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानूंगी कि ऐसा मौका मुझे मिला। और वो दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे ठंडा और ड्राइएस्ट, मतलब कि वहाँ पे ना रेनफॉल ना स्नोफॉल कुछ नहीं होती, और वहाँ पे जो विंडीएस्ट है, सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं। तो इसमें मैं पहली भारतीय महिला बनी जो कि अंटार्कटिका के कोस्ट से, तट से लेकर के साउथ पोल तक पहुंची। 900 किलोमीटर का सफर तय किया। हम लोग 8 लड़कियां थी अलग अलग देशों की, और लास्ट में 7 लोगों ने ये कंप्लीट किया क्योंकि एक जो हमारे साथ जो थी जमैका की लड़की, उसको फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, तो उसको वापस जाना पड़ा था। जी। और जो जानकारी मेरे पास है रीना जी, उसके अनुसार जो 8 लड़कियां थी उसमें आपके अलावा एक ब्रूनेई की, एक साइप्रस की, एक घाना की, एक जमैका की, एक न्यूजीलैंड की, एक सिंगापुर की और एक यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की महिला थी। और इन सब का सिलेक्शन हुआ था कॉमनवेल्थ के एक्सपीडिशन में। कॉमनवेल्थ की 60वीं वर्षगांठ जब हुई थी तो ये तय हुआ कि वहां पर महिलाओं को भेजा जाएगा, और उस 8 महिलाओं के दल में एक आप भी थी। जी, ये हमारी जो लीडर थी फेलिसिटी एस्टन, ये साइंटिस्ट थी। तो पहले इन्होंने काम किया था अंटार्कटिका में। उस दौरान उनको ख्याल आया कि ये इस टाइप का कोई एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज करना चाहेंगी जहाँ की पूरी दुनिया से, अलग अलग देशों से औरतें जाएं इस टाइप के अभियान में, जो कि काफी कठिन है। माइंड से आपको स्ट्रांग होना पड़ता है और बॉडीली तो स्ट्रांग होना ही पड़ता है, फिजिकली भी। तो उनका ये विचार था, तो उन्होंने ही ये मुहिम स्टार्ट करी थी। तो ये आप लोग सारी महिलाएं थी, उसमें कोई पुरुष नहीं था? नहीं, ये सारी सारी महिलाएं थी। तो ये हम लोग दिखाना चाहते थे कि महिलाएं कुछ करने को आए तो फिर मोस्ट डेंजरस ये एक्सपीडिशन माना जाता है, इस टाइप का एक्सपीडिशन। और बगैर किसी गाइड के, बगैर किसी कुक वगैरह, ये सब जो होते हैं हेल्पर्स और ये सब ले जा करके सब औरतों ने खुद ही किया है। तो यही हम लोग दिखाना चाहते थे दुनिया को कि औरतें जब कुछ करने पे आए तो फिर उनको कुछ नहीं रोक सकता। जी, मतलब हम पुरुषों को डर लग रहा है आपकी इस बात से कि औरतें कुछ करने पे आए तो देखिए क्या क्या कर सकती हैं, है ना? तो ये एक आपने अच्छी बात थी। अच्छा, एक बात ये भी है कि आपका जो इसमें चयन हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो उसमें भी पहले लगभग 300 लोग थे, उसके बीच में आपका चयन हुआ था, कुछ ऐसा था? हाँ, वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड से तो 800 लोगों ने अप्लाई किया था जी। और हर टाइप का इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन नहीं दी थी। तो हर टाइप का, कोई आर्मी ऑफिसर, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई रिपोर्टर्स, इस टाइप के अलग अलग व्यवसाय के लेडीज ने अप्लाई किया था। तो फाइनली इन्होंने ऑनलाइन सिलेक्शन से 2-2 लोगों को चुना था, जो कि 2-2 हर देश की जो 2-2 आई थी
वो नॉर्वे में बुलाया गया था उनको, और वहाँ पर और भी ट्रेनिंग दी थी, और ट्रेनिंग के अंत में उन्होंने एक फाइनलिस्ट सिलेक्ट किया था, जो कि अंटार्कटिका जिसने जाना था। तो आपके साथ दूसरी कौन महिला थी जो नॉर्वे गई थी? वो सुपर्णा बोल के एक महिला थी, सुपर्णा। अच्छा, वो कहाँ की थी? वो बंगाल की। अच्छा अच्छा। तो आपका जो इसमें चयन हुआ, तो इसकी जानकारी आपको कैसे मिली कि एक कॉमनवेल्थ का ये होने जा रहा है और उसमें जाना चाहिए? ये कहाँ से आपको जानकारी हासिल हुई थी? ये मैंने एक तो सबसे पहले तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था। न्यूज़पेपर में तो पढ़ा था कि ऐसे होने को जा रहा है, लेकिन तब मैंने सोचा था कि कौन लकी वाली होगी जिसको कि ये मौका मिलेगा। तब मेरे को नहीं पता था कि मैं ही होंगी वो। तो फिर बाद में मैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन में गई थी ना एक बार, ऐसे ही गई थी इत्तेफाक से। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे एक्सपीडिशन जा रहा है, उधर से लेटर भी आया हमारे पास, तो आप भी अप्लाई करो। तब मैंने अप्लाई किया। उसके बाद से तो फिर जैसे कि कहते हैं, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद सब इतिहास हो गया है ना। बहुत अच्छी बात है। एक जो मैं आपके इस एक्सपीडिशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था, तो उसमें था कि आप लोगों ने 38 दिन लगातार यात्रा की और 900 किलोमीटर का सफर तय किया। तो ये जो काफी बड़ा समय था, 38 दिन और 900 किलोमीटर, और वो भी अंटार्कटिका में जहाँ की बर्फ के बीच से आपको जाना था। तो ये जो 38 दिन का सफर था, इसको कैसे आपने तय किया? उसमें तो काफी मुश्किलें आई होंगी, काफी मतलब सोने का, खाने का, नहाने की तो खैर बात हम अगर ना करें, क्योंकि हो सकता है 38 दिन बिना नहाए भी आप रह गई हो। लेकिन ये 38 दिन का जो आपका सफर है, ये बड़ा रोमांचक सफर है। हाँ, ये तो वैसे 38 दिन से ज्यादा ही थे हम लोग ना, ऑलमोस्ट 46 डेज, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के लिए वहाँ पे थे हम लोग अंटार्कटिका में ना। तो शुरू में तो जब हम लोग आए तो हम लोग अपना जो बेस है, जो हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनका जो बेस है वहाँ पे रहे थे कुछ दिनों के लिए। उसके लिए हम लोग को मतलब कि एक्लेमेटाइज होने के लिए ना, कि ऐसी जगह में हमारी बॉडी को आदी करना था, आदत डालनी थी ऐसी जगह में रहने की। किसी को भी इस टाइप के माहौल में तो रहने की आदत नहीं थी। कुछ दिनों वहाँ पे रहे। जब हम वहाँ पे रहे तो फिर दूसरे दिन ही एकदम ही स्टॉर्म आए, बहुत तूफान आया, बर्फीला तूफान, जिसमें कि हमारे दोनों टेंट्स उड़ गए और सामान भी इधर उधर हो गया। फिर जैसे तैसे हमने अपने टेंट्स को रिपेयर किया और सामान को इकट्ठा करके फिर से रिपेयर करके, क्योंकि उस समय तो अच्छा हुआ कि हम लोग अपने ट्रांसपोर्टर्स के उधर ही थे, तो हमारे को दूसरी जगह में शरण मिल गई। फिर हम लोग एक्लेमेटाइज होने के लिए गए थे, किसी छोटी ट्रिप के लिए 2-3 दिन के लिए गए थे। तब जो हमारी जो जमैका की लड़की थी उसको फ्रॉस्ट बाइट हो गया। फ्रॉस्ट बाइट बोले तो ये जो आपका जो सर्कुलेशन होता है ना ये नसों में, ये कम हो जाता है, क्योंकि बहुत तापमान जब गिर जाता है और बहुत ठंडी होती है उसकी वजह से। तो जब सर्कुलेशन कम हो जाता है तो फिर पहले तो छाले पड़ते हैं हाथ में, पैर में, या नाक कान जहाँ पे भी होते हैं। छाले के बाद में गैंग्रीन भी हो सकता है। तो उसको छाले पड़ गए थे हाथों में और थोड़े से गाल में भी। तो फर्स्ट स्टेज में ही था। तो फिर हम लोग को बहुत दुख पड़ा, क्योंकि उसको वापस जाना पड़ा था, क्योंकि अगर वो रहती तो फिर उसके लिए काफी रिस्की था। तो पहले ही हमारे तो अभी तो एक्सपीडिशन शुरू ही नहीं हुआ था 38 डेज वाला, पहले ही ये सब हमारे साथ कई कारनामे होने लगे थे। फिर वो तो चली गई, लेकिन हमारे में से किसी को भी ऐसा नहीं हुआ कि हमको वापस जाना है, क्योंकि उससे और भी हमारा डिटर्मिनेशन था कि हमने अभी तो जाना ही है कैसे भी। फिर उसके बाद जो हमारा जो एक्सपीडिशन स्टार्ट हुआ ना, तब यही करते थे हम लोग, स्की करते थे। पहले तो हम लोग ने 10-12 किलोमीटर एक दिन में किया, फिर 15 किलोमीटर। लास्ट में तो हम लोग इतना आदी हो गए थे कि हमारे 30-30 किलोमीटर एक दिन में कर रहे थे। और हर दिन चलते थे, हर दिन मूव करते थे, और शाम को जहाँ भी पहुंचते वहाँ पे टेंट लगा के पानी वानी पिघालना, खाना पीना खाना और ये सब। और फिर दूसरे दिन सुबह 9 बजे फिर से वही स्की करना, पैक पुक करके सारा अपना जो हमारे पास स्लेड्स में सामान डाल करके हम लोग फिर से चल पड़ते थे। और हमारे पास दिशा, क्योंकि चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर जहाँ पे भी देखो आगे पीछे एक ही जैसा नजारा था, है ना, बर्फ ही बर्फ थी और विशाल आसमान। हमारे पास जीपीएस भी था और कंपास भी था। तो कंपास हम लोग यूज करते थे कई बार, तो क्योंकि जीपीएस पे जो बैटरीज है वो भी फ्रीज हो जाती थी ना, बहुत तापमान के भी नीचे था। तो फिर उसको कभी कभी मुश्किल होता है। जब बहुत ही खतरे वाली जगह में जाते थे तब हम लोग इसे यूज करते थे जीपीएस, नहीं तो हमारे कंपास से ही काम चल जाता था। तो कंपास से नहीं, हम लोग एक ही लाइन में चलते थे। आगे वाली जो थी वो 1.5 घंटे के लिए अपना रूट ओपन करती थी। रूट ओपन मतलब कि कंपास को देख करके पूरा
आपका साउथ की डायरेक्शन में जाते रहते थे, है ना। फिर उसके बाद 1.5 घंटे बाद हम लोग 7 से 10 मिनट के लिए रेस्ट लेते थे और फिर उसके बाद दूसरी वाली आगे आ जाती थी, वो खोलती थी रूट। और ये जो हमारा जो रेस्ट होता था 7 से 10 मिनट का, ये मतलब कि कितने थक जाते थे, लेकिन अगर 7-8 मिनट से ज्यादा हमारा रेस्ट होता था तो फिर हमारा ये जो बॉडी है ना, ये जमने लगती थी, तो बहुत मुश्किल होता था उसके बाद चलना, क्योंकि फिर से वो थोड़ा वार्म अप होने के लिए टाइम लग जाता था। तो मन तो कर रहा था कि और रेस्ट मिले, लेकिन और रेस्ट मिलने से क्या होता था कि बॉडी जाम हो जाती थी, तो फिर इसलिए हम लोग बस ज्यादा कोशिश यही करते थे, फटाफट पानी वानी पी लें और कुछ स्नैक्स खा लें और उसके बाद आगे सफर तय करते रहे। और शाम को पहुंच करके फिर, क्योंकि वहाँ पे तो पानी नहीं मिलता, तो फिर बर्फ को पिघल करके पानी वानी बनाना पड़ता था दूसरे दिन के लिए भी, सवेरे के लिए भी। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे ही सफर चलता रहता था हमारा, डेली के डेली ऐसे ही। आप अपने शरीर पे काफी वजन लाद के चल रही होती होंगी? शरीर पे नहीं, हमारे पास स्लेड उसमें डालते थे वजन, तो उसको खींचना पड़ता था स्लेड पे ना। स्लेज? तो क्योंकि हमने ये हमारा जो एक्सपीडिशन था, हम लोग ये स्नो मोबिल्स और ये सब होते हैं ना, ये स्नो स्कूटर्स और ये हमने इस्तेमाल नहीं करा कि हम लोग ऐसे कर सकते खुद ना, हमारे को किसी और ऐसे एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है। ऐसे 55-60 किलो के लगभग रहता था हमारे वजन ना उसमें, जिसमें कि हमारा टेंट था, खाने पीने का सामान था और स्टोव का तेल और ऐसी वैसी चीजें ना, ये सब चीजें जो भी हमारे को जरूरत थी वो सारा हमारे पास ही था। तो आपकी कोई मॉनिटरिंग भी कर रहा होता था कॉमनवेल्थ की तरफ से कि आप लोग किसी मुसीबत में तो नहीं आ रहे हैं? कुछ ऐसा कोई हेलीकॉप्टर आपके इस एक्सपीडिशन के ऊपर लगातार था वहां पर? नहीं ऐसा तो नहीं, वो तो बहुत महंगा है ना, ऐसे हेलीकॉप्टर एरोप्लेन अपने पास रखना। तो हमारे पास एक सैटेलाइट फोन था। अच्छा। तो जो हमारे ट्रांसपोर्टर से हम लोग जब शाम को जब टेंट वेंट लगा करके टेंट के अंदर घुस जाते थे, तो एक कॉल करते थे उनको कि हमारी ये जीपीएस पोजीशन ये है, हम इस जगह हैं, हम लोग सब लोग ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेदर भी ठीक है। ऐसे करके हम लोग डेली शाम को एक रिपोर्ट देते थे अपने ट्रांसपोर्टर्स को। जैसे बाई चांस हमारे को कुछ हो जाता और हम लोग रिपोर्ट नहीं दे पाते शाम के 7 बजे तक, या उनको कुछ नहीं मिलता ना हमारी तरफ से कोई संदेश, तो फिर वो लोग आ जाते लेने के लिए कि इनको कोई मुसीबत नहीं, इन लोगों की कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, ऐसे करके ना। लेकिन वो तो ऐसे टाइप का कुछ हुआ नहीं हमारे साथ, थैंक भगवान की दुआ से। और काफी मेहनत हुई, तो योग्यता होना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही इसमें तो ऐसे ही बगैर ट्रेन तो वाले तो जा नहीं सकते ना। तो फिर काफी ट्रेनिंग करी थी हम लोगों ने, न्यूजीलैंड में भी करी थी, नॉर्वे में भी करी थी, और ज्ञान तो काफी था, तो फिर अपनी तरफ से हम लोग सारा कर ठीक से ही कर रहे थे। आपने बहुत ही एक कहा जाए कि दुनिया का सबसे चुनौतीपूर्ण एक्सपीडिशन इसे कह सकते हैं, लगातार 900 किलोमीटर स्कीइंग करके और अंटार्कटिका से साउथ पोल तक पहुंचना। अच्छा रीना जी, जैसा माना जाता है कि अंटार्कटिका में 6 महीना रात होती है और 6 महीने दिन होता है, तो आप जब गई थी तब क्या था? दिन ही था 6 महीने? हाँ जी, हम लोग जब थे उधर, और 6 महीने रात और दिन में, वो सुबेरे वाला जो टाइम होता है और जो शाम वाला होता है वो वाला भी होता है। तो हम लोग तो दिन में ही थे वहाँ पर, तो, तो दिन भर हमारे को सूर्य दिखते थे। रात और नहीं दिखी आपको किसी दिन वहाँ? नहीं, रात तो हुई नहीं कभी भी, रात नहीं हुई, लेकिन हम लोग मतलब कि हम लोग दिन में ही जैसे ही हम लोग टेंट के अंदर घुसते थे, खाना पीना खा के ऐसी नींद आती थी, क्योंकि थक जाते थे ना काफी, इतना लंबा और सफर करके, और ठंड में, और हवाएं चलती थी ऐसी जोर की, ऊपर से वजन भी इतना खींचना पड़ता था, तो फिर नींद तो अच्छी आ जाती थी, हालांकि धूप निकली रहती थी। फिर भी शुरू में तो काफी अजीब जैसा लगा कि मतलब रात तो हो ही नहीं रही है, लेकिन फिर बाद में तो आदत जैसी हो गई थी। और एक और मजेदार बात यह है कि अंटार्कटिका में कोई टाइम भी नहीं है ना, टाइम जोन आप उसका फॉलो करेंगे जो आपके ट्रांसपोर्टर हैं। तो जो इंडिया का जो बेस है वो इंडिया का टाइम फॉलो करेंगे, जो अमेरिकन है वो अमेरिका का टाइम फॉलो करेंगे, जो हम लोग थे, हम लोग का जो था वो न्यूजीलैंड वाला था, तो हम लोग न्यूजीलैंड वाला टाइम फॉलो कर रहे थे। तो अगल बगल में चाहे रहे हमारे, लेकिन हम लोग न्यूजीलैंड का टाइम फॉलो कर रहे हैं। तो जब न्यूजीलैंड में रात होगी तो हमारे लिए रात, वैसे जब हम लोग साउथ पोल पहुंचे थे तो फिर अमेरिकन टाइम वो लोग अलग यूज कर रहे थे, क्योंकि जब हम लोग का दिन था तो उन लोग की रात चल रही थी वैसे ही, और टाइम वही है, सेम टू सेम वही टाइम। लेकिन ये है कि आपको जो कन्वीनियंट लगता है, जो आपके जो है, जो आपके देश का, उसी का टाइम फॉलो करते रहते हैं। ये नहीं है कि इसी का टाइम है, तो फिर ये काफी मजेदार बात लगी मेरे को।